अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सेंट्रल एशिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि तालिबान के पांव तले जमीन खींच लेगी। वैसे तो ये खबर भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा देने वाली खबर है, लेकिन आप इसको पाकिस्तान के लिए चाइना की एक गैबी मदद भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने इस खित्ते के अंदर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए भारत का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा बंद करवा दिया है। एक ऐसा फौजी अड्डा जिसको इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान की जासूसी भी कर रहा था, चाइना के अंदर तखरीबकारियां भी कर रहा था और सबसे बढ़के अफगानिस्तान को असला सप्लाई किया जा रहा था। एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा रूट जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान को, तालिबान को असला सप्लाई कर रहा था, वो बंद हो चुका है। अब भारत अफगानिस्तान को अपना असला सप्लाई नहीं कर सकेगा। यह क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। आज की वीडियो में तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है। जब हम कहते हैं कि जंग छिड़ने वाली है तो बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कहते हैं कि आप लोग सनसनीखेजी फैलाते हो, लेकिन जब वो जाकर तमाम तर खबरें पढ़ते हैं, मुज़ाकरात को एनालाइज करते हैं, तो वो खुद भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं जिस तरह से अभी तक इनको लेकर चला जा रहा है। पाकिस्तान ने एक ही मुतालबा रखा कि आपकी सरजमी इस्तेमाल ना हो, ना हो, ना हो, लेकिन एक ही मुतालबा उनके लिए दर्द सर बन गया। अब वो उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान ने आज उसका ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि तमाम तर मुज़ाकरात जो कि दोहा के अंदर हुए, उसके बाद इस्तांबुल के अंदर हुए, वो बेनतीजा निकले हैं और उसके बाद ही हमले शुरू हो गए। मतलब बाद में क्या, उसके दौरान भी ये हमले हो रहे थे जो कि सरीहन खिलाफ वर्जी थी, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ था कि भाई एक तरफ आप लोग बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपकी दरखास्त के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपने तुर्की के तल्ले मिन्नत किए, आपने कतर को कहा कि पाकिस्तान को रोको, पाकिस्तान को कहो कि भाई हमारे साथ आकर मुज़ाकरात कर ले, हमें यूं ना मारे जैसे वो अभी कर रहा है। तो इस पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर किया और आर्जी तौर पर सीज फायर किया, लेकिन आप लोग बाज ना आए। तो अब की बार पाकिस्तान ने कहा है कि हम लोग आप लोगों को दोबारा गारों में भेज देंगे और उसके लिए हम लोग अपनी तमाम तर ताकत भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वक्त एक जगह पर नहीं, 2-3 जगह पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंगेज कर रखा है और मुज़ाकरात इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं पर हमारे मशरिक की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर लाइन के ऊपर हमले हो रहे हैं और नीलम वैली के पास बताया जा रहा है कि मुसलसल जो इश्तियाल अंगेजी है वो देखने को मिल रही है। वहां पर फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़श्ता रात भी नीलम वैली के आसपास बॉर्डर लाइन पर एलओसी के ऊपर फायरिंग हुई है और आज दोबारा से इस फायरिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान भी उसका भरपूर किस्म का जवाब दे रहा है, जो कि उस बॉर्डर पार से गोलियां यहां पर आती हैं, फिर उनको बमसूद वापस भी किया जाता है। यही दिफा की स्ट्रेटेजी हुआ करती है जो कि पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें अपनी पहली स्टोरी की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टोरी है और अहम तरीन है और गेम चेंजर स्टोरी साबित हो सकती है और एक गेम चेंजर खबर साबित हो सकती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए भी, और ये तालिबान और इंडिया के लिए जो है वो एक क़यामत बर्पा कर सकती है। खबर ये सामने आई है कि सेंट्रल एशिया के अंदर एक फौजी अड्डा जो कि भारत का फौजी अड्डा था और ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद था, अब उसको बंद कर लिया गया है। भारत ने अपने तमाम तर फौजी वहां से वापस बुला लिए हैं और अपनी टोटली जो मिलिट्री वहां पर प्रेजेंस थी उसको खत्म कर दिया है, मतलब टोटली खत्म कर दिया है। अब ये एक ऐसी फौजी बेस थी या फिर अड्डा था जिसके ऊपर भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और यहां पर तकरीबन 2 दिहाइयों से भारत मौजूद था, मतलब 20 साल से वो यहां पर मौजूद थे। यहां पर उनके 200 के करीब जो फौजी हैं वो रहते ही रहते थे। यहां पर अफगानिस्तान की इनमें तालिबान की हुकूमत हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, वो वहां पर अपनी मौजूदगी लाजमी रखा करते थे। एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा था और उसका वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ भी तकरीबकारियां करते थे और ऐसे में उन्होंने तकरीबन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का इसके ऊपर खर्चा भी कर रखा था और इसके जरिए उन्होंने फिर रनवे मजबूत किए और उसको तवील किया ताकि यहां पर जो जंगी तैयारे हैं वो उतर सके, हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। इसके अलावा फिर उन्होंने वहां पर फ्यूल डिपो कायम किए, उसके बाद वहां पर जो हार्डन शेल्टर्स हैं फौजियों के लिए, दीगर लोगों के लिए, वो कायम किए ताकि इसको मुकम्मल तौर पर एक अड्डा बनाया जा सके। जब महाज खुलेगा यहां पर खित्ते में चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत इसका एज लेकर उनके ऊपर अटैक कर सकता था, क्योंकि ताजिकिस्तान देखिए कि
चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और समहाउ पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। जी हां, वखान कॉरिडोर को अगर आप लोग निकाल दें बीच में से, जिसके ऊपर पाकिस्तान किसी भी वक्त चाइना के साथ मिलकर या ताजिकिस्तान के साथ मिलकर कब्जा कर सकता है, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। आल्दो ये खिलाफ वर्जी होगी जो एक मुआहिदा होता है बॉर्डर लाइन का उसकी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। आप इस बात को इग्नोर किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वखान कॉरिडोर को निकाल दें तो ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और यहां से फिर अगर ताजिकिस्तान के अंदर इंडियन मिलिट्री मौजूद हो तो पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी पोजीशन उनको मिल जाती है। लेकिन अब जबकि उनकी आईनी एयरबेस बंद हो चुकी है और वहां से टोटली जो इनके फौजी हैं वो वापस बुला लिए गए हैं, उनका साजो सामान आज से तकरीबन 4 साल पहले ही वापस बुला लिया गया था। मामला यह है कि आज से 20 साल पहले जो भारत है उसने वहां पर ये फौजी अड्डा कायम किया और सोवियत यूनियन के खत्म होते ही वहां पर इसके ऊपर काम शुरू किया और तकरीबन $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से खर्चा किया और ये तमाम तर तामीरात वहां पर की गई। और इनका मकसद ये था कि एक तो ये जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे, उससे बिल्कुल 10 किलोमीटर करीब है, मतलब इंतहाई पास है, और वहां से भी स्ट्रेटेजिकली जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद देखिए कि वखान कॉरिडोर से महज 20 किलोमीटर दूर है, मतलब वखान कॉरिडोर जिसके बिल्कुल साथ चाइना लगता है, ये उसका इस्तेमाल करके चाइना को भी अटैक कर सकते थे। और उसी के साथ देखिए पाकिस्तान का कश्मीर भी लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी तमाम तर कार्रवाइयां अपनी इस आईनी एयरबेस से कर रहे थे। लेकिन अब हुआ यह है कि चाइना ने गेम पलट दी है। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता जो ताजिकिस्तान है उसके अंदर अपना इंफ्लुएंस कायम करना शुरू किया और वहां पर इतना इंफ्लुएंस कायम कर लिया कि उन्होंने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ताजिकिस्तान किसी दौर के अंदर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो अब वहां पर ज्यादा जो इंफ्लुएंस है वो रशिया का होना चाहिए। रशिया ही इन तमाम ममालिक को जिनके साथ स्थान लगता है कंट्रोल करता है सेंट्रल एशिया के अंदर, और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखता है, उनको जो ट्रेड है वो देता है, उनको असला सप्लाई करता है। तो तमाम तर मामला जो है वो रशिया के थ्रू चल रहे होते हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने रशिया को भी क्रॉस कर दिया और वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट की कि वहां पर चाइना के फुटप्रिंट्स नजर आने लगे। और अब लगता यह है कि चाइना ने जो भारत है उसका ये फौजी अड्डा वहां पर बंद करवा दिया है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इनकी जो आपस में डील थी वो खत्म हो गई आज से तकरीबन 4 साल पहले, और 4 साल पहले इन्होंने फैसला कर लिया कि ये फौजी अड्डा जो है वो बंद करेंगे। लेकिन ये चाहते तो उस जो पॉइंट है उनकी जो ये लोकेशन है उसके लिए ये मुआहिदा मजीद बढ़ा सकते थे, उसको रीन्यू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि भारत अपना इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो एरिया है या बेस है वो आसानी से दे दे और जिसके ऊपर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो ऐसा समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में फिर ये बात हमें समझ में आती है कि चाइना ने ये तमाम तर कार्रवाई करवाई है, ताजिकिस्तान को फोर्स किया कि हम लोग भाई मजीद आपके साथ ये वाला मुआहिदा जो है वो नहीं करना चाहते हैं, इसको अब खत्म कर दो, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होनी थी और चाइना के अपने खिलाफ भी ये एयरबेस या फिर फौजी अड्डा जो है वो इस्तेमाल हो सकता था। यहां पर भारत ने अपने जो सुखोई 30 हैं वो भी तैनात किए, मतलब इतना ज्यादा वहां पर इसने काम किया। लेकिन इस सबसे बढ़के जो अहम तरीन मुद्दा है वो ये है कि अहमद शाह मसूद जो कि शुमाली इत्तेहाद का एक लीडर है और तालिबान हुकूमत का मुखालिफ भी है, और वहां पर जो कंधारी ग्रुप है और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनका मुखालिफ भी है, उनके साथ उसकी नहीं बनती है, उसको भी भारत ने फैसिलिटेट किया। और सबसे बढ़के जो इसकी वजह थी इब्तदाई तौर पे बनाने की वो ये थी कि शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट किया जाए और उसको असला प्रोवाइड किया जाए तालिबान के खिलाफ। वही तालिबान जो कि आज पाकिस्तान के साथ लड़े हैं भारत के साथ मिलके, उनके खिलाफ असला पहुंचाने के लिए शुमाली इत्तेहाद को, मतलब इनके ही एक ग्रुप को भारत ने ये तमाम तर फैसिलिटेट किया और वहां पर एक एयरबेस कायम की। और यहां तक कि अहमद शाह मसूद जो कि शुमाली इत्तेहाद का एक लीडर है अफगानिस्तान का, उसको इन्होंने जो मेडिकल चेकअप है उसकी सहूलत भी दी। और ताजिकिस्तान के अंदर अस्पताल बनाए गए जहां पर जो शुमाली इत्तेहाद के जंगजू हैं वो जेर इलाज होते थे और वहां पर इलाज हासिल करते थे, तमाम तर जो फैसिलिटीज है मेडिकल की वो हासिल किया करते थे। तो यहां तक भारत ने अहमद शाह मसूद को और या जो शुमाली इत्तेहाद है उसको सपोर्ट किया ताकि वो तालिबान के खिलाफ लड़ सकें। तो वही तालिबान आज अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं उसी भारत के साथ मिलके, तो हाउ शेमफुल इज दिस। ये सारा मुद्दा है जो कि इस
इस वक्त हो रहा है, लेकिन तब तक तो ये शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज अगर ये बेस होती तो ये तालिबान को भी यहां से ही असला सप्लाई करते। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो ये मौजूद हैं कि ओमान से या अमान से जो असला है वो इस वक्त पहुंचाया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि मुतअद्दिद जो कार्गो तैयारे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस खबर के अंदर कुछ हकीकत मालूम नहीं होती है, क्योंकि कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि वो जो तैयारे इस वक्त अमान से आ रहे हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक के जो मुतासरा है उनके लिए साजो सामान लेकर आ रहे हैं, उनके लिए जो सहूलियात हैं वो लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर असला मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से भी कोई मुसद्दका इतला जो है वो तो सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता जो कि तालिबान की मदद कर सकता था वो अब बंद कर दिया गया है चाइना के इन्फ्लुएंस से, मुबैना तौर पर लगता है। क्योंकि चाइना ने देखें रशिया को क्रॉस कर दिया। कैसे क्रॉस कर दिया? उसने वहां पर 946 मिलियन डॉलर्स की जो बायलैटरल ट्रेड है वो की, जबकि रशिया की सिर्फ 900 मिलियन डॉलर की थी। तो मतलब वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया ताजिकिस्तान का। और फिर ताजिकिस्तान को कहा कि भाई भारत का ये फौजी अड्डा यहां से बंद करो, इसके साथ जो मुआहिदा है उसको मजीद तोसी मत देना, क्योंकि ये फौजी अड्डा हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और यहां से फिर जो अफगानिस्तान है उसके अंदर जो तकरीबकारी है या जो भी मैनिपुलेशन वगैरह है वो तो भारत करेगा ही करेगा। तो यहां से चाइना ने एक चेकमेट दिया है भारत को और खेल पलटा दिया है। इसी के साथ दोस्तों कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। टेबल टॉक खुल चुके हैं और वहां पर जो बड़े लोग हैं वो बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा है और वो इन मुज़ाकरात के ऊपर बैठ तो गया है और उसकी अपनी दरख्वास्त के ऊपर बैठा है, लेकिन बैठकर वो चाह रहा है कि हम लोग उनकी शराइत मान लें। और उनकी शराइत जो हैं वो बड़ी बेहुदा सी हैं, जो कि अभी मुबैना तौर पर तमाम तर सामने नहीं आई हैं। जो कि सामने आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान उनके ऊपर हमला ना करे। मतलब ये कैसी बात है कि हमारा ये शिकवा है, हमने आपके ऊपर अटैक इसलिए किया कि आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले लॉन्च हो रहे थे। तो अब आप टेबल के ऊपर बैठकर यही हमें कहें कि भाई आप लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हो और आप लोग ये ना करो, तो कितनी बेहुदा सी बात हो जाती है। मतलब नॉनसेंस सी बातें हैं। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि आप लोग टीटीपी के खिलाफ हमारा साथ दें और हमारे साथ एक रिटर्न में मुआहिदा करें और हमें कहें कि हम लोग मिलकर टीटीपी के जो ठिकाने हैं उनको निकाल फेंकेंगे, तो उसके ऊपर ये लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, पॉजिटिव साइन शो नहीं करे। और उसके बाद देखिए कि एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की जो काबुल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो जंगजू हैं उनको भर्ती करना शुरू कर दिया है। मतलब वो इस्लामाबाद वाली धमकी, जिसका मैं मुकम्मल तौर पर यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से जिक्र नहीं कर सकता कि इस्लामाबाद के अंदर आकर वो अपने आप को उड़ा देंगे, उसके लिए इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दी है। इनका अपना जो मीडिया है वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है और 700 के करीब जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो उसके अंदर रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे इन केस के ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं टोटली, जो कि हो चुके हैं। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया कि ये बेनतीजा रहे हैं और अब जो है वो मामला बिगड़ सकता है। और उसके ऊपर फिर ख्वाजा आसिफ का एक और ट्वीट जो कि इंतहाई धमकी अमेज था और उसके अंदर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है कि हम लोग आपको वापस गारों में भेज देंगे, मतलब गुरिल्ला वारफेयर लड़ने भेज देंगे और हमें पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। और जो ग्रेव ऑफ एम्पायर्स की ये बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान भाई कोई भी सल्तनत नहीं है, हम लोग एम्पायर नहीं है, हम लोग आपका मुंह तोड़ जो जवाब है वो देंगे। और इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ हैं ये बात भी कह चुके हैं कि खुली जंग होगी अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। तो अब वो मुज़ाकरात नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर जो हमारे वज़ीर दाखिला है वो जाकर मिल रहे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी का जो नायब वज़ीर दाखिला है, मतलब उससे नीचे वाली पोस्ट का, उससे और ईरान के अंदर ये मुलाकातें हो रही हैं। हो सकता है वहां पर कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि जो ऑफिशियली मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां पर कुछ भी होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है और ये मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये मामला बिगड़ जाते हैं तो पाकिस्तान दोबारा से इनको उन हमलों का जवाब देगा जो कि बातचीत के दौरान हमारे ऊपर हुए हैं। उसके दौरान भी हमारे फौजी जवानों को शहीद किया गया, आज भी कुरम के अंदर हमले हुए हैं, पाकिस्तान ने इनका पलटकर जवाब दिया है। 5 जवानों की लाशें आज भी हमने उठाई हैं और उसके पहले जो दरअंदाजी अफगानिस्तान से करने की कोशिश की गई जिसके अंदर 25 के करीब इनके अपने खारजी हलाक हुए हैं, वो अलग से उनका जवाब अभी देना बाकी है। हमने अगर अभी खामोशी इख्तियार की है तो वो महज मुज़ाकरात की वजह से की है कि आरजी सीज़ फायर है उसकी वायलेशन ना हो जाए। तो अगर वो ही नहीं रहेगा
तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब देगा और जल्द ही हो सकता है कि आप लोग इस मामले के अंदर मजीद गर्मा गर्मी देखने को जो है वो आपको मिले। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।